हाय गाइज, वेलकम टू वेरी एकेडमी। आज हम परसेंटेज के अंदर डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, और इसका एक और नाम होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब आप मार्केट के अंदर जाते हो, ठीक है, सुपर मार्केट के अंदर जैसे हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है 50%, 20% एंड 10% प्लस करके बीच में। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर 50% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट। तो ये जो एक स्कैम होता है ना, एक तरीके का मैं स्कैम बोलूँगा इसको। ठीक है, हमको क्या लगता है 50, और कहीं कहीं देखा होगा आपने 50% डिस्काउंट प्लस 50% डिस्काउंट। तो ये कभी भी 100% नहीं होता है, ये होता है आई गेस 75% के अराउंड होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। हमको लगता है 50% प्लस 50%, ये 100% नहीं होता है, ये होता है आपका 75%। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, चेंज। और एक ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेटर से मैं ये बोलता हूँ आपसे कि कोई प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट किया या फिर 10% का चेंज किया। ठीक है, वो चेंज आइदर इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। मैंने कोई एक्स प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और लेटर से मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, मैंने उस पर 10% का इंक्रीमेंट किया, मुझे वाई मिल गया। फिर मैंने उस पर 5% का डिक्रीमेंट किया, मुझे पी मिल गया। फिर मैंने उस पर अगेन 10% का इंक्रीमेंट किया, मुझे क्यू मिल गया। ठीक है, फिर अगेन मैंने उस पर 10% का डिक्रीमेंट कर दिया, मुझे एम मिल गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डिस्काउंट या फिर मैंने बहुत सारे परसेंटेज चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, लगातार हमने बहुत सारे परसेंटेज चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे पास एक एक्स है जिस पे मैंने 10% का चेंज किया है, 10% इंक्रीमेंट किया है। क्योंकि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये साइन से पता लगेगा। एक्स पे मैंने प्लस किया है 10%, तो 10% का इंक्रीमेंट किया है, मुझे वाई मिल गया। ठीक है, अगेन वाई पे मैंने 20% का डिक्रीमेंट किया, मुझे जेड मिल गया। ठीक है, और जेड पे अगेन मैंने 25% का इंक्रीमेंट किया, तो मुझे पी मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो बीच में जो मैंने परसेंटेज चेंज किया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक्स से कितने परसेंट का चेंज करूं, एक्स पे मैं कितने परसेंट का चेंज करूं कि मुझे डायरेक्टली पी मिल जाए। ठीक है, अब देखो दो तरीके होते हैं, एक तो जो मैनुअल होता है वो कैसे, लेटर से मैं एक्स की वैल्यू 100 मान लेता हूं, 10% इंक्रीमेंट किया तो 100 का 10% क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 110, 110। ठीक है, अगेन फिर मैंने 20% का डिक्रीमेंट किया, तो देखो 1110 का 20% कितना हो जाएगा 22, और जब मैं 22 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 88, राइट। ठीक है, अब देखो अगेन फिर मैंने 25% का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं 88 पे 25% का इंक्रीमेंट करूंगा तो आप देखोगे कि ये तकरीबन हो जाएगा आपका 110। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 88 प्लस 88 पे 25% का इंक्रीमेंट क्या है, 25 क्या होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 88/4, तो ये क्या हो जाएगा 22, तो ये क्या हो जाएगा 11010। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि मैं डायरेक्टली 100 पे कितने परसेंट का चेंज करूं कि मुझे 110 मिल जाए, यानी कि मैं एक्स पे कितने परसेंट का चेंज करूं कि मुझे डायरेक्टली पी मिल जाए। ठीक है, देखो पहले कितना था 100, अब कितना है 110, कितना चेंज हुआ है 10 का चेंज हुआ है, तो मैं लिखूंगा 110 माइनस 100 डिवाइड बाय, ये चेंज किसके ऊपर हुआ है, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास 100, ये चेंज हुआ है 100 के ऊपर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 10%। तो मैं कह सकता हूं कि यदि मैं एक्स पे डायरेक्टली 10% का चेंज करूंगा, 10% का इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट क्यों, क्योंकि पहले जो वैल्यू थी वो 100 थी और अब 110 है, तो वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट किया है। तो यदि मैं उस पर 10% का इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली पी मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास मैनुअल मेथड। ठीक है, अब कई बार होता क्या है, लेटर से ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि उन्होंने पहले एक्स पे 10% का चेंज किया, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 40, इस तरीके से बहुत सारे परसेंटेज चेंज कर दिए। ठीक है, तो इस केस में हमको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो मेरी बात को। ठीक है, ये जो 10% लिख रहा है
इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, 1/10 का मतलब है इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर पहले कोई वैल्यू 10 रुपये की थी तो अब कितने की हो जाएगी 11 की, 1 रुपये से इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस 10%, 10% क्या होता है 1/10, और मैंने परसेंटेज चेंज की पहली वीडियो में ही आपको ये बात बताई थी, ठीक है, कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। जो कोई न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर विजिट कर रहा है, एक बार प्रीवियस वीडियो परसेंटेज वाली देख लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब 20% क्या होता है 1/5, ठीक है। इसका मतलब यदि कोई प्रोडक्ट पहले 5 रुपये का था तो अब कितने का हो जाएगा 4 रुपये का, 1 रुपया कम हो जाएगा उस पर। अगेन यहाँ पे 25% का इंक्रीमेंट, 25 क्या होता है 1/4, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, यदि पहले कोई मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे निकालता हूँ वाई जेड, और यहाँ पे निकालता हूँ मैं जेड पी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10% इंक्रीमेंट, यदि कोई वैल्यू पहले 10 रुपये की थी तो अब कितने की हो जाएगी 11 की, तो मैं लिख सकता हूँ 10/11, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, यदि कोई वैल्यू पहले 5 रुपये की थी तो अब कितने की हो जाएगी 4 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई वैल्यू पहले 4 रुपये की थी तो अब एक एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या है, तो अब कितने का हो जाएगा 5 का, 4/5, ठीक है। आपको समझ आया होगा इतना, ठीक है। ये बेसिक था, मैंने पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x और p, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ से पहली वैल्यू पिक करो, इसके साथ प्रोडक्ट करो और इसके साथ प्रोडक्ट करो, तो x क्या हो जाएगा 10 × 5 × 4, ठीक है। रेशो करना है p के साथ, तो इसको पिक करो, इसको पिक करो और इसको पिक करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 × 4 × 5, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो इनको मैं हटा सकता हूँ, कॉमन चीज़ों को हटा सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 10/11। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो रेशो आएगा x और p का वो क्या होगा 10/11। इसका मतलब यदि मेरे पास पहले इनिशियली x की वैल्यू 10 थी तो अब p की वैल्यू कितनी हो जा रही है 11, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालूंगा आपका, पहले क्या 11 आ रहा है न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, तो हो जाएगा 11 - 10 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे पास 10 × 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 10%। या फिर देखो चेंज कितने का आ रहा है 1 का, किसके ऊपर 1 का चेंज आ रहा है 10 के ऊपर, 1/10, मुझे पता है 1/10 क्या होता है 10%, ठीक है। यहाँ पे देखा है आपने 1/10 क्या होता है 10%, तो मैं कह सकता हूँ 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखो इंक्रीमेंट मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होके आ रही है। अगर यहाँ पे 11 की जगह 9 होता तो मैं कहता ये डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अगर हमको कम वैल्यू गिवन हो तो हम निकाल लेते हैं ईजिली, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज चेंज दिए हो तो हम इसी तरीके से करेंगे। लेटर से आगे भी कोई नंबर होता mn, ठीक है, याद रखना कि ये दोनों कॉमन होनी चाहिए, ये दोनों कॉमन, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे लेटर से p लेना पड़ेगा, pn, और आगे मैं np ले लेता हूँ, और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 9 और 8। तो फिर अगेन जो पहला नंबर चल रहा है 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 9 के साथ, और जो सेकंड नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये एक बेसिक है रेशो प्रोपोर्शन का जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं देखो एक्चुअल में होता क्या था, ये एक बेसिक है जो हमने सबको पता होता है, ठीक है। ये हमने आपको पता होगा 3rd 4th क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई गेस 7th में तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। लेटर से मेरे पास x/y है और एक है y/z, और यहाँ पे है 3/4 और ये आ रहा है 5/7। मुझे क्या चाहिए x और z के बीच में वैल्यू चाहिए। देखो इनको इक्वल करना पड़ेगा, दोनों y कॉमन है, इनको इक्वल करो, तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें 5 से इंटू करता हूँ और इसमें 4 से। जब मैं इसमें 5 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 15/20, और ये क्या हो जाएगा 20/28, क्योंकि इसमें 5 से करना है, इसमें 4 से, इनको इक्वल करने के लिए। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं x और z का रेशो निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा 15/28। और दूसरा क्या था, अब मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी सिर्फ यही किया है। मैंने कैसे किया है, देखो मुझे पता है कि अगर मैं इसका इंटू इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा 15, और इसका इसके साथ करूँगा तो 28, यही सेम आ रहा है ना, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कर दिया है, ठीक है। बस यही होता है। अब लेटर से बचपन में हम क्या करते थे 13 × 2 करना है, 21 करना है, तो ये हो जाएगा 13 ×
और 2 का करेंगे तो 26, इस तरीके से करते थे। अब हम क्या करेंगे 21 इंटू 13 कर देंगे, ठीक है। 13 1 जा 13 कैरी 1 एंड 13 2 जा 26 और 1 27, इस तरीके से। तो सेम ही बात है, मैंने ऐसे कर दिया, पहले ऐसे करते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे पता है ए पे मैंने 20% का इंक्रीमेंट किया, मुझे बी मिल जाता है। बी पे मैंने 10% का डिक्रीमेंट किया, मुझे सी मिल जाता है। सी पे मैंने अगेन 25 का इंक्रीमेंट किया, मुझे डी मिल जाता है। और डी पे मैंने फिर 50% का डिक्रीमेंट किया, तो मुझे ई मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि मैं डायरेक्टली ए पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूं कि मुझे ई मिल जाए, ठीक है। ध्यान से सोचना है। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, और 20% क्या होता है 1/4, 10% 1/10, 25% 1/4 और 50% 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे a रेशो b निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यदि पहले a की वैल्यू 4 थी तो अब कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 20% इंक्रीमेंट होना, 4 पे 1% का इंक्रीमेंट, 4 पे 25% का इंक्रीमेंट, तो सॉरी आई डिड अ मिस्टेक हेयर, ठीक है। दिस इज नॉट 1/4, दिस इज 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, यदि पहले ए का कॉस्ट 5 था तो अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 पे 20% कितना हो जाएगा, 5 का टोटल वैल्यू होता है नीचे वाला, 5 का 20% कितना हो जाएगा 20/100, तो ये कितने टाइम जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ 5 का 20% क्या हो गया 1। तो इनिशियल टोटल वैल्यू क्या थी 5, इनिशियल वैल्यू 5 थी, उस पर 20% इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है, मैंने काफ़ी पहले कई वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो प्रीवियस वीडियो देखो, वरना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, बी पे मैंने 10% का डिक्रीमेंट किया, तो इसका मतलब यदि पहले वैल्यू 10 थी तो अब कितना हो जाएगा 9, तो बी रेशो सी कितना हो जाएगा, यदि पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सी रेशो डी देखता हूँ तो इस पर 25% का इंक्रीमेंट, 25 क्या होता है 1/4, तो यदि पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आगे देखते हैं डी के लिए, डी पे मैंने डिक्रीमेंट क्या है 50% क्या होता है 1/2, तो यदि पहले अगर मैं डी और ई का रेशो देखता हूँ तो यदि पहले कॉस्ट 2 रुपये थी तो अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, ए और डी का निकालना है, ए और ई का निकालना है, सॉरी डायरेक्टली ए और ई का, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पहले ए और ई का निकालते हैं, ए रेशो ई। ए के लिए पिक करो पहला वाला नंबर, ठीक है, जितने भी पहले वाले नंबर हैं 5 10 4 एंड 2, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 10 जा 400, ठीक है। रेशो 6 9 5 1 6, ठीक है। इस तरीके से इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 45 1 जा 45 एंड 45 6 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉरी 9 5 जा कितना होता है 45, 45 1 जा कितना होता है 45 एंड 45 6 जा कितना होता है 270, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जीरो हटा देता हूँ दोनों का, ठीक है। जो भी चेंज करोगे दोनों में करोगे क्योंकि रेशो में ऐसे ही होता है, तो ये हो जाएगा 40/27। तो मुझे क्या बताना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो लेटर से इनिशियली ए की वैल्यू यदि मेरे पास 40 थी तो अब ई की वैल्यू कितना आ जा रहा है 27, तो 27 40 से कम है, तो मुझे इतना पता लग गया कि परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा 40 - 27 डिवाइड बाय किसके ऊपर हुआ है 40 के ऊपर, इनिशियल वैल्यू के ऊपर, इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 × 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 65/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम 2 टाइम काटेंगे और यहाँ पे 5 टाइम। तो अब ये आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34.5%। मैं कह सकता हूँ डिक्रीमेंट, यदि मैं ए पे डायरेक्टली 34.5% का डिक्रीमेंट करूँगा तो मुझे ई मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखो होता क्या है इससे कि मुझे ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं ए की वैल्यू 10 लूँ या फिर 100 लूँ फिर बी या इस तरीके से नहीं करना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक एडवांटेज होता है। और जब आप एग्जाम में करोगे या घर पे प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस होंगी बस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये एक तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही है, समझो। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 184 टाइम 0, ठीक है। एक सिटी है जिसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें तो 1,80,000, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, यदि ये पॉपुलेशन 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है तो मुझे टोटल पॉपुलेशन बतानी है 2 साल के बाद, ठीक है। लेटर से 10% क्या होता है, आप सभी को पता है 10% जो होता है दिस इज नथिंग बट 1/10। किसी भी नंबर का 10% निकालने का मतलब है उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका जब मैं 10% निकालूंगा तो देखो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल पॉपुलेशन है फिलहाल। जब मैं इसका 1 साल के बाद देखूंगा 10% इंक्रीमेंट, तो जब 10% इंक्रीमेंट क्या होगा कि इसका 10% क्या हो जाएगा 183 टाइम 0, एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। जब मैं 18 1 2 3 4 इसका 10% क्या होता है 1/10, तो ये बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास 183 टाइम 0, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि 18123 टाइम 0 बचेगा। 1 साल के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसका प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 8 9 एंड 1, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन है मेरे पास आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अगेन फिर 10% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो इस पर अगेन जब 10% का इंक्रीमेंट होगा तो सेकेंड ईयर आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, इस पे अगर मैं 10% निकालता हूँ तो एक जीरो और हटा देते हैं बाद में, ये क्या हो जाएगा 19800। अब इसको ऐड करो, 00898 कितना होता है 7, 1 कैरी एंड 10 और 1 कितना होता है 11, 1 कैरी 2। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2 साल के बाद 217800, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 साल के बाद टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 2,17,800, ठीक है। इनिशियली 2 साल पहले कितना पॉपुलेशन था 1,80,000, लेकिन 10% के रेट से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो 2 साल के बाद हो जाएगा 2,17,800, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 25% एंड 15% आर गिवन, ठीक है। व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट, ठीक है। होता क्या है, जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो कई ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके कॉल आते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स खरीद लो और उस पर 20% प्लस 25% प्लस 15% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 60% है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आप उनसे डायरेक्टली पूछो कि भैया हमें नेट डिस्काउंट बताइएगा, ठीक है, या फिर आप खुद से नेट डिस्काउंट निकालो, ठीक है। अभी मैंने बताया था लेटर से ए पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20%। अब देखो इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा, ये सोचने वाली बात है। डिस्काउंट के केस में क्या आता है डिक्रीमेंट, ठीक है। हमने डिस्काउंट दिया है तो वैल्यू कम हो जाएगा उसका, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया, बी बना, बी पे अगेन मैंने 25 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। एंड देन सी बना, सी पे अगेन मैंने कितना डिस्काउंट दिया -15%, ठीक है। तो मुझे कोई नई वैल्यू आ जाती है डी। अब मुझे डायरेक्ट बताना है कि कितने का डिस्काउंट दूं ए पे कि मुझे डी मिल जाए, ठीक है। तो अब आपको ये घर से करना है और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, ठीक है, ये जो आपको पता होगा जितना भी सुपरमार्केट होता है वहाँ पे जो ये बोर्ड होता है ना 50% प्लस 50%, ये जो स्कैम है एक तरीके का, ठीक है। स्कैम तो नहीं है यार एक्चुअली, ठीक है ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आप उससे लड़ते हो वहाँ पे जाके कि आपने लिखा है 50 + 50 ये तो 100% हो गया, तो ये हमारी गलती है क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं पता, ठीक है।
उसको ये पता है तो वो उसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप जान सकते हो कि जो सुपरमार्केट वाले होते हैं वो परसेंटेज पढ़ के आते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअल में देखो ये कभी भी नॉट इक्वल टू 100%, ठीक है। ये कभी भी 100% के इक्वल नहीं होता है। कितना होता है, लेटर से कोई वैल्यू हमारे पास 100 है, ठीक है, उस पर मैंने 50% का डिस्काउंट देता हूँ, तो 50% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अब वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 50, ठीक है। अगेन फिर मैं उस पर 50% का डिस्काउंट देता हूँ तो कितना हो जाएगा 25। अब आप देखो 100 था वैल्यू, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट इनिशियली 100 था, उन्होंने 2 बार हमें 50% प्लस 50% का डिस्काउंट दिया, तो अब हमको वो 25 का पड़ेगा, ना कि फ्री का, ठीक है। अब देखो 25 का मतलब कितने परसेंट हो गया, 100 है 25, तो मैं कह सकता हूँ 75% का डिस्काउंट है। 50 + 50 इज नॉट इक्वल टू 100, इट इज इक्वल टू 75%, ठीक है। अब एक और टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज के अंदर, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस क्या होता है, उसका रेट, ठीक है। जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, या फिर जैसे राइस की बात करें 40 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से जो रेट होता है, ठीक है, उसको हम प्राइस बोलेंगे, ठीक है, रेट। और ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इज नथिंग बट द अमाउंट, ठीक है, जितना आप अमाउंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। कंजम्पशन है आपका क्वांटिटी, ठीक है, और अमाउंट यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब रेट क्या होता है, RS पर किलोग्राम, ठीक है, क्वांटिटी किस में होती है, किलोग्राम में, और टोटल अमाउंट या कॉस्ट किस में होती है, RS में। देखो स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम किस में होता है, सेकंड में, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो ये लगभग सेम है, क्या, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, दे बोथ आर इक्वल, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने पढ़ा था, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम है, ठीक है। जिसको स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली इक्वेशन आती है वो इसको आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने माना कि जो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था स्पीड टाइम डिस्टेंस, इस तरीके से हमने किया था, और यहाँ पे मैं प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, ठीक है। देखो परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और एप्टीट्यूड जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए CSET हो गया, गेट एप्टीट्यूड हो गया, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आपको इसमें डीप डाइव नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, और मैं बता दूं डायरेक्ट परसेंटेज से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन और आपका जो प्रॉफिट लॉस है, तीनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो वो आजकल क्या होता है कि पैटर्न थोड़ा उन्होंने बदला है, और पैटर्न नहीं बदला है, उन्होंने क्या किया है, टॉपिक्स को कंबाइन करके वो क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे किसी एक और टॉपिक के साथ, फिर आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज कहीं पे भी कंबाइन हो सकता है, तो इस पर आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसी को पढ़ते रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा प्राइस है, जो रेट है, उसको मैं कांस्टेंट मानता हूँ, और 10 के रेट से मैं लेटर से 2 किलोग्राम राइस खरीदता हूँ, और यहाँ पे 10 के रेट से मैं 3 किलोग्राम राइस खरीदता हूँ। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 × 2 20, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब P कांस्टेंट था उस टाइम पे मैं C1 और C2, ठीक है, C1 यहाँ पे मैं 1 और ये 2 मान लेता हूँ, ये 1 के से 2, ठीक है। तो जो C1:C2 था वो था 2:3, और साथ ही E1:E2 जो था वो था 20:30, तो ये क्या हो जाएगा 2:3। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग थिंग है वो ये है कि यदि P कांस्टेंट है तो जो C = E हो जाएगा, ठीक है। जो रेशो होगा C1:C2 इज इक्वल टू E1:E2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जब P कांस्टेंट होगा C1/C2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है। ये मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो लेटर से कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटा सा चेंज ये करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, जो क्वांटिटी है, जो उनका कंज्यूम है, जितना वो क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, जो कंजम्पशन है,
उसको मैं 5 मान लेता हूँ और रेट ये 10 और ये 12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10 5 कितना हो जाएगा, ये 50 और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सी का रेशो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं सेकंड केस बनाता हूँ, सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब सी कांस्टेंट है उस टाइम पे P1 रेशो P2 कितना हो जाएगा, 10 रेशो 12, ठीक है, 10 रेशो 12, और चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 5 रेशो 6, ठीक है। और E1 रेशो E2 कितना हो जाएगा 50 रेशो 60, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेशो 6, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको समझ आई, ठीक है। जब मेरे पास P कांस्टेंट था तो उस टाइम पे C1 रेशो C2 इज इक्वल टू E1 रेशो E2 था, और जब C कांस्टेंट है तो P1 रेशो P2 इज इक्वल टू E1 रेशो E2, तो ये क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये मेरे पास दो केस हो गए, ठीक है। अब देखो थर्ड केस हमको देखना है, ठीक है। लेट अस से मैं क्या करता हूँ कि ये जो कॉस्ट है इसको 20 ले लेता हूँ, इसको 10, और जो टोटल अमाउंट है उसको 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि अगर रेट 10 है और टोटल अमाउंट 100 है तो मैं कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ, 100 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5। तो आप देखो जब ई जो एक्सपेंडिचर है उसका जो वो कांस्टेंट है, जो उसका रेशो है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो पी और सी का जो रेशो होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो P1 रेशो P2 जो होगा वो होगा आपका 10, ये हो जाएगा 1:2। सिमिलरली E1 रेशो, सॉरी E1 नहीं क्योंकि E तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो C1 रेशो C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10:5, ये क्या हो जाएगा 2:5, ठीक है। तो एक रिवर्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या 1:2। जब मेरा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है तो P और C के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिवर्स आएगा। किस तरीके से, थर्ड केस होगा हमारा, जब E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो उस टाइम पे होगा क्या, ये हो जाएगा आपका P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, ना कि C1 अपॉन C2, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये आपको इस तरीके से याद नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, ठीक है। अब देखो लेटर से मुझे पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मैं C को कांस्टेंट मान लेता हूँ, C को 1 मान लेता हूँ, तो P इंटू 1 इज इक्वल टू E और P इज इक्वल टू E, ठीक है। ये इक्वल आ गए, इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, राइट, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। अब देखो यहीं से समझ सकते हो, यदि C कांस्टेंट है तो P E के इक्वल हो जाएगा, यदि P कांस्टेंट है तो C E के इक्वल हो जाएगा, दोनों जो रिलेशन है वो सेम आ जाएंगे। यदि C कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू E, और यदि P कांस्टेंट है तो फिर C इज इक्वल टू E, ठीक है। लेकिन यदि E को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ तो ये क्या होगा, P इंटू C इज इक्वल टू 1 और P इज इक्वल टू 1 अपॉन C, तो ये रिवर्स हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, ठीक है, एक ही बात है। तो ये एक तरीके का जो रिलेशन होता है हम यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी कांस्टेंट है तो इक्वल रिलेशन आएगा, और यदि ये कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारा रिलेशन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बतानी चाहूँगा, मुझे पता है P इंटू सी इज इक्वल टू E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आपको E कांस्टेंट रखना है, ठीक है, E कांस्टेंट रखना है, और अगर आपने P की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है C को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और यदि आपने P की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है तो फिर C को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि E कांस्टेंट है, ठीक है, E को आपने इक्वल रखना है और प्राइस को आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेटर से आपका जो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और जो आप पेट्रोल डलाने जाते हो, ठीक है, और पेट्रोल 80 की जगह 100 हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो क्वांटिटी होगी पेट्रोल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपने बोला कि
ठीक है, यहाँ पे बेसिक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक है, ठीक है। समझो यदि P इंक्रीज करूँगा तो C डिक्रीज होगा यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो, और यदि मैं C को इंक्रीज करूँगा तो P डिक्रीज होगा यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, P, C और E, ठीक है। एक ये इस तरीके से मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ये टेबल बनाने से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाता है और फिर हमको करना आसान होता है, ठीक है। सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए आपको एप्टीट्यूड के लिए वो ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको आप ड्रॉ करो, ठीक है, उसको समझ लो, ठीक है। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब है क्या, देखो 10% से इंक्रीज हो गया प्राइस, ठीक है। अगर 10% से इंक्रीज हो गया तो पहले 10% क्या होता है 1/10, 1/10 से इंक्रीज हो गया, तो यदि पहले 10 था अब कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये क्या है ओल्ड और ये क्या है न्यू वैल्यू, ठीक है। अगर पहले 10 थी कॉस्ट या फिर रेट तो अब कितना हो जाएगा रेट, अब हो जाएगा 11, ठीक है। उन्होंने बोल दिया एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये जो रेशो है P और C का ये रिवर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10:11, ठीक है। आंख बंद करके लिख देना है। इसका मतलब क्या है, यदि शुगर का प्राइस 10% इंक्रीज होता है तो पहले यदि मैं 10 रुपये में 11 किलोग्राम शुगर ले पा रहा था तो अब मैं 11 रुपये में 10 किलोग्राम शुगर ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मुझे एक्सपेंडिचर 1 नहीं देखना है, मुझे रेट और P और C के बीच में डील करना है, ठीक है। मुझे पता है कि यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये देखो P1:P2 क्या है मेरे पास 10:11, तो मुझे पता है E कांस्टेंट है तो C1:C2 क्या हो जाएगा 11:10। इसका मतलब यदि मैं पहले 11 क्वांटिटी ले पा रहा था तो अब 11 की जगह 10 ले पाऊंगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस आता है 11 - 10 कितने के ऊपर आएगा 11 के ऊपर, क्योंकि इनिशियली 11 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये, और डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने का चेंज आ रहा है 1 का चेंज आ रहा है, किसके ऊपर 11 के, तो 1/11 क्या होता है 9.09%, ठीक है। तो मुझे कहना होगा कि मुझे अपनी कंजम्पशन को, मुझे अपनी क्वांटिटी को 9.09% से डिक्रीज करना होगा, ठीक है। काफ़ी बेसिक है यार, इसको करने में ना 1 से मतलब 10 सेकंड लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 10% से इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि 1/10, यदि पहले 10 था तो अब 11 हो गया, ठीक है, प्राइस का रेशो। और मुझे पता है जो क्वांटिटी का रेशो होता है इसका रिवर्स होता है, तो 11:10। अगर पहले मैं 11 ले पा रहा था तो अब कितना लेऊंगा 10 लेऊंगा, क्योंकि जो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब पहले यदि 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से चीनी मिल रही थी तो मैं 100 रुपये में 11 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा था, लेकिन अब चीनी का रेट बढ़ गया है 11 हो गया है, तो मैं 100 रुपये में 11 की जगह 10 किलोग्राम चीनी ले पा रहा हूँ। कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का, किसके ऊपर आ रहा है 11 का, 11 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 9.09%, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 25%, ठीक है। यदि डिक्रीज हो जाते हैं प्राइस, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है, डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। PCE, ठीक है, E कांस्टेंट है, लेटर से 100 रुपये में ले लेता हूँ, ठीक है, और जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है 25% से, तो इसका मतलब क्या होता है 1/4। यदि पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि यदि प्राइस डिक्रीज होगा और मैं 100 रुपये का ही सामान लेके आता हूँ, लेटर से पहले मेरे पास 100 रुपये थे और मैं 100 रुपये में 10 पर किलोग्राम के हिसाब से 10 किलो राइस लेता था, ठीक है। अब हुआ क्या, राइस का रेट 10 की जगह कितना हो गया 5 पर किलोग्राम हो गया, तो 100 में मैं कितना किलोग्राम राइस ले पाऊंगा, ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। पहले 10 किलोग्राम ले रहा था अब 20, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है, मुझे पता है ये जो रेशो होगा ये रिवर्स हो जाएगा, क्वेश्चन में इतना गिवन है मैंने लिख दिया, और सी का रेशो मुझे पता है रिवर्स हो जाएगा, तो सी का रेशो क्या हो जाएगा C1:C2 हो जाएगा 3:4, इसको रिवर्स कर देंगे
3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे, 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पहले मैं यदि 3 क्वांटिटी ले पा रहा था तो अब 4 ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है, तो कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले 3 था, 4 ले पा रहा हूँ। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? 3 के ऊपर आ रहा है, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 33.33%, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये जो क्वेश्चन है हमारे परसेंटेज वाले, इनको समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। यदि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपको बेसिक पे काम करना होगा। जो भी आपका बेसिक है परसेंटेज का और कैलकुलेशंस, वो आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 25% को हम 1/4 लिखते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज पे हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। और यदि किसी ने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है हमारे पास, द रिडक्शन ऑफ 20% ऑन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल टू बाय 5 किलोग्राम मोर राइस फॉर 320, ठीक है। द ओरिजिनल रेट ऑफ राइस, ठीक है, बिफोर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो राइस थे उस पर 20% का डिक्रीमेंट हो जाता है उसके रेट पे, तो मैं 320 रुपये में, जो एक्सपेंडिचर है वो गिवन है 320, मैं 320 रुपये में 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा चावल ले पा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक P/C/E इस तरीके से रेशियो होता है, और एक रिलेशन होता है, एक टेबल होता है। अब मुझे पता है 20% रिड्यूज हो गया है। 20% क्या होता है? 1/5। यदि पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा? 1/5। तो अब एक कम कर देंगे, इसको माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो वो 320 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को मैं 320 मान लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेरे पास 320 है दोनों के लिए, ठीक है। समझे यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे, और मैं आपको दोबारा इसको लिखता हूँ। एक्सपेंडिचर मेरे पास 320 एंड 320 है। अब देखो सी का रेशो जो हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा क्या? 4 यहाँ पे हो जाएगा और 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि मैं पहले 4 किलोग्राम चावल ले पा रहा था और अब 5 किलोग्राम ले पा रहा हूँ, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। लेकिन डिफरेंस 1 का नहीं है, डिफरेंस है 5 का। डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो ऐसे समझो, यदि मैं पहले 4x किलोग्राम ले पा रहा था तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हों आपको इसी तरीके से करना है। अब कितने ले पा रहा हूँ? 5x ले पा रहा हूँ। यहाँ पे x लगाना है बाद में, ठीक है। अब देखो कितने एक्स्ट्रा ले पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो इनके बीच का जो डिफरेंस है 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ये गिवन है, कितना गिवन है कि 5 किलोग्राम मोर ले पा रहा हूँ। रिलेशन जो रेशो है उसमें तो 1 दिखा रहा है, लेकिन उस 1 की वैल्यू कितना है? 5। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 4x, तो 4x बोले तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम, ठीक है। और न्यू कितना हो जाएगा? 5x कितना हो जाएगा? 25 किलोग्राम। तो कहने का मतलब है 320 रुपये में पहले में जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी तो 20 किलोग्राम राइस ले रहा था, और अब कितने ले रहा हूँ? 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा। आ गया ना, ठीक है। रिलेशन बन गया हमारे पास जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूछा है ओरिजिनल रेट क्या होगा, तो मुझे पता है अमाउंट कितना है? 320, तो ये है ओरिजिनल वन, ठीक है। तो 320 टोटल अमाउंट है, 20 किलोग्राम मैंने उसमें राइस लेता है, तो रेट कितना हो जाएगा? 320 डिवाइड बाय 20, क्योंकि देखो आपके पास 320 रुपये हैं और 320 रुपये में 20 किलोग्राम चावल आते हैं, तो चावल का रेट कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम का रेट कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ही हो जाएगा 16 पर किलोग्राम। RS 16 पर किलोग्राम, 16 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन यदि वो आपसे पूछते कि डिक्रीमेंट के बाद मुझे न्यू रेट बताइएगा, तो जो न्यू रेट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ठीक है 12.8, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? अब आप देख सकते हो पहले जो रेट था वो 16 रुपये पर किलोग्राम था, अब हो गया 12.8 रुपये पर किलोग्राम, इसीलिए मैंने 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा चावल लिया है, ठीक है। अब देखो कुछ टीचर इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। रेशियो क्या हो गया? 4 और 5, ये जो डिफरेंस है ये कितने का है? 1 का।
लेकिन ये 1 का ना होकर कितने का हो गया, 5 का। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 की। तो क्या करो यहाँ पे 5 की इंटू कर दो डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 25। बात हो गया वही, ठीक है। 320 में पहले 20 किलोग्राम ले रहा था, अब 320 में 25 किलोग्राम ले रहा हूँ, तो रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा आपका RS 16 और इसका हो जाएगा 12.8, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बेसिक्स ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25% एंड कंजम्पशन डिक्रीज बाय 16%, ठीक है। 25% से इंक्रीज हुआ है PCE, ठीक है। अब देखो अगर 25% से इंक्रीज हुआ है 1/4 हो गया, अगर पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया, और आगे क्या बोल रहा है 16% से डिक्रीमेंट हो जाता है कंजम्पशन, ठीक है। अगर कंजम्पशन आपका डिक्रीज हो रहा है 16% से, देखो 4% क्या होता है आप सभी को पता है, 1/25 क्या होता है 4%, तो 16% क्या हो जाएगा, इसमें इंटू कर दूंगा 4 से, इसमें भी इंटू कर दूंगा 4 से, तो हो जाएगा 4/25, ठीक है। तो 16% किसके इक्वल हो जाएगा 4/25। तो अगर पहले कॉस्ट 25 थी तो अब कितना हो जाएगा 21, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, 4/25 का मतलब पहले 25 था तो अब कितना हो जाएगा, इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 4 दैट इज 21, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है, उसमें जो आपका परसेंटेज चेंज है उसमें बताया था, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपके पास रेट पता है, क्वांटिटी पता है, तो जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 5 जा कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अब आप देखो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है, पहले 100 था अब 105 हो जा रहा है, तो कितने का चेंज हुआ 5 का चेंज हुआ, किसके ऊपर हुआ 100 के ऊपर हुआ, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5%। मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर है 5% इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पहले 100 था अब 105 हो गया तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्लस 5% से इंक्रीज हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, और ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, अ फैमिली रिड्यूसेस द कंजम्पशन सच दैट एक्सपेंडिचर इज ओनली 10% मोर देन दी बिफोर, ठीक है। होता क्या है कि एक फैमिली है और जैसे ही जो राइस का प्राइस है वो इंक्रीज होता है 25% से, तो वो क्या करते हैं कि अपनी कंजम्पशन को इस तरीके से डिक्रीज करते हैं, जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 10% ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, ठीक है, मोर देन बिफोर। आगे क्या है, इफ़ 40 किलोग्राम ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बाय फैमिली बिफोर देन फाइंड आउट न्यू कंजम्पशन ऑफ फैमिली। यदि फैमिली पहले 40 किलोग्राम राइस कंज्यूम कर रही थी तो अब कितना कंज्यूम करेगी, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, PCE, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो। देखो इंक्रीज हुआ है 25% से, तो 25 क्या होता है 1/4, यदि पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, 10 क्या होता है 1/10, यदि पहले एक्सपेंडिचर मेरा 10 था तो अब कितना हो जाएगा 11, 10 + 1 11 और 4 + 1 5, इस तरीके से करते हैं परसेंटेज चेंज, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो आपको रेट पता है, टोटल अमाउंट पता है, तो C आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको रेट पता है और आपको टोटल अमाउंट पता है, तो C कितना हो जाएगा 4/10, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 और 5/11, तो ये हो जाएगा 2.2। तो मुझे रेशो पता लग गया, तो मैं कह सकता हूँ कि फैमिली पहले 2.5 किलोग्राम राइस कंज्यूम करती थी, लेटर से पहले 2.5 किलोग्राम राइस कंज्यूम करती थी और अब 2.2 किलोग्राम राइस कंज्यूम करती है। अब ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझो कि 25% जो रेट है वो इंक्रीज हुआ, तो यदि रेट पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5, ठीक है। 10% एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, तो यदि पहले वो 10 रुपये खर्च करते थे 4 किलोग्राम के रेट से चावल खरीदने के लिए, तो अब 11 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो आप देखो 10 रुपये उनके पास में पहले होते थे और रेट जो था वो 4 था, तो कितना खरीद पाते होंगे 2.5। इसी तरीके से अभी उनके पास में 11 रुपये हो गए, क्योंकि 10% इंक्रीज कर दिया एक्सपेंडिचर, तो और प्राइस भी इंक्रीज हो गया, 5 हो गया 4 की जगह, ठीक है। तो अब कितना खरीद पा रहे हैं 2.2। ये तो तय है कि जो उनका कंजम्पशन है वो
रिड्यूज हो गया, ठीक है, कितने परसेंट रिड्यूज हुआ है हमको ये पता लगाना है। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 और 2.2 है तो मैं लिख सकता हूँ 25 और 22, ठीक है, मैंने पॉइंट को हटा दिया, दोनों नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ कि कितने परसेंटेज का जो उनका कंजम्पशन है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, 25 था पहले, अब कितना हो गया 22, तो 3 का चेंज हुआ है किसके ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू कर देता हूँ 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 12% डिक्रीज। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने कंजम्पशन को 12% डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि पहले वो कितने खर्च करते थे, 40 किलोग्राम, ठीक है, अब कितना खर्च करेंगे भाई, 40 किलोग्राम का 12% कम कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस, क्योंकि 12% कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, तो 40 माइनस 12% क्या होता है, 12% होता है 3/25, तो ये हो जाएगा 3/25 ऑफ किसका, 40 का, क्योंकि 40 का निकालेंगे ना 12%, 40 तो हमारे पास टोटल है और उसका 12% कम कर देना है, तो टोटल अमाउंट माइनस कर दो उसका 12%, 12% क्या होगा 3/25 इंटू 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना रहेगा 5 और ये जाएगा 8, तो ये जाएगा 200 माइनस 24 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 176 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा आपके पास में 35.2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वो पहले 40 किलोग्राम राइस खरीदते थे तो अब 35.2 किलोग्राम राइस खरीदेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरा प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ख़त्म हो चुका है। अब हम आने वाली वीडियो में जो वोट वाले, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट और हमारी वीडियोज पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है। और ये सीसेट कोर्स फ्री है, ठीक है, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, और जो मार्केट के अंदर पेड कंटेंट अवेलेबल है उससे भी अच्छा कंटेंट हमारे पास है, ठीक है ना।